नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को चैत्र शुक्ल नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही अब अपना राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, तो इस राजस्थान दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी यही दुआएं हैं और इच्छा है कि आप जितने भी बहुत शिद्दत से और अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो आने वाले समय में अपने सपने को साकार करेंगे और अपनी मनचाही पोस्टिंग लेकर इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। अच्छा, आज ही आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि अपने यहाँ पे कभी कदाक ही होता है, हमेशा नहीं होता, कभी सालों में एक आध बार ही होता है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज पे भी बम्पर ऑफर दिया जाए। तो 20% ऑफ दिया है आप लोगों को इस नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो कौन से टेस्ट सीरीज पे लागू होगा और किस में क्या फायदा मिलने वाला है, वो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दिया है आप लोगों को। तो आप लोगों को वो वीडियो देख लेना है और उससे अपडेट रहना है कि कहाँ पे क्या आप लोगों को फायदा मिल रहा है। अभी भी कोई चूकता है तो मैं समझता हूं कि वह उदासीन बच्चा है, फिर यानी कि अब भी इस गुणवत्ता से वंचित रहता है, तो यानी कि वो सिर्फ अभी ऐसे ही पढ़ रहा है टेस्टिंग के लिए कि हाँ भाई एक बार आजमा लेते हैं कि किस्मत हुई तो लग जाएगी, बाकी अपने मेहनत ज्यादा करनी नहीं है। ठीक टाबरों की कौन। अब आज अपन जो है महासागर की धाराएं पढ़ने वाले हैं। देखो, महासागर अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लास्ट क्लास किसी ने देख ली है तो वो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर में से एक भी सवाल गलत करने वाला नहीं है। उससे पहले वाली क्लास किसी ने देखी है तो महासागर के नीतल के उच्चावच से संबंधित कोई सवाल उसके गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, लवणता और आप लोगों के प्रवाल भित्तियां वगैरह सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से करवाई है। और अब ये क्लास है आप लोगों के महासागरीय धाराओं से संबंधित। ठीक है, धाराएं वैसे पूछ भी ले, नहीं भी पूछे कह नहीं सकते, लेकिन जब पूछा तो आप लोगों को यदि समझ में आया है ना कंटेंट, यदि आप लोगों के दिमाग में बैठ गई चीज, तो फिर मान के चले कि आप जो है हजारों बच्चों से आगे होने वाले हैं, क्योंकि अपन जल धाराएं इसमें बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, चलो टाबरा करो शुरू, क्योंकि ये बात देखो चाल बोकारी। और अब जो है अपन शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं महासागरीय धाराएं। धाराएं क्या है, अब देखो, लहरें मत समझना, लहरें अलग होती है, धाराएं अलग होती है, क्योंकि धाराओं की जो है चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। लहरें तो मतलब ऊपरी सतह का जल ही सिर्फ आप क्या समझते हैं कि वो लहरें हैं। लहरें भी धाराओं का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन धाराएं और लहरें एक ही अपन नहीं कह सकते, इसमें भी अलग अलग तरीके से चीजें काम करती करती है। जैसे कि एक तो होता है आप लोगों के स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है स्ट्रीम, एक होती है आप लोगों के करंट्स, एक क्या कहलाती है करंट्स, और एक होती है ड्रिफ्ट्स। अब कई जने कहने लग जाएंगे कि गुरुजी आप जो है हिंदी मीडियम पढ़ाते पढ़ाते सीधे इंग्लिश मीडियम में कैसे पहुंच गए। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, ये बड़ा रूप है, ये मध्यम है और ये लघु है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। यानी कि ये स्ट्रीम्स जो होती है ना, इनका वेग कैसा होता है, ये तीव्र होती है। इनके कैसा वेग होता है, तीव्र वेग होता है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रफ्तार होती है स्ट्रीम्स की। ठीक है, अपन मुख्य तौर पे जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, इसको धारा कहा जाता है, इसको धारा कहा जाता है। ये मध्यम वेग कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, मध्यम वेग की होती है। और इसकी यदि गति देखें तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बहती है। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट जो होती है ये मंद गति की होती है, ये मंद गति। ठीक है, अब मंद गति की होती है, यानी कि आप यहां पे मान सकते हो कि 24 किलोमीटर, ठीक है, कितने 16 से लगा के 24 ऐसे कर देना, 16 से 24 किलोमीटर। अब आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ 8 किलोमीटर, यहाँ 6 किलोमीटर और यहाँ 16 से 24, तो तेज तो ये हुई और आपने लिखा है मंद गति, यहाँ क्या है, ओ मामलो समझ नहीं आयो, नहीं आयो ना समझ, तो ये प्रति घंटा है और ये प्रति 24 घंटा है। ठीक है, 24 घंटे में ये 16 से 24 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार होती है, 24 घंटे के अंदर ये प्रति घंटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे गति के आधार पे इन चीजों को समझना है आप लोगों को। क्या बात कर रहे हैं अपन, महासागर की धाराओं की बात कर रहे हैं। धाराओं से बहुत शानदार प्रश्न बनता है
फिर प्रशांत महासागर की धाराओं से बनेंगे, फिर आप लोगों के अटलांटिक महासागर की धाराओं से बनेंगे, फिर आप लोगों के हिंद महासागर की धाराओं से बनते हैं। तो प्रश्न आप लोगों के इन सब से बनते हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, चलो हटाओ लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, बजे आगे बढ़ा। देखो अब मुख्य चीज आ रही है कि अब इन महासागरों की धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है या कैसे होती है। ठीक है, उत्पत्ति को क्या है आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। कारण तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट समझना है और मैं कंसेप्ट एक एक चीज का आप लोगों को समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान दो पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, देखो एक तो वह परिक्रमा, एक तो होती है आप लोगों के परिक्रमण, ठीक है, और एक होती है परिभ्रमण। ये दो गति है, पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। परिक्रमा, अब मान लीजिए कोई मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, परिक्रमा पथ बोलते हैं जिसको। अपन ने चारों तरफ परिक्रमा लगाई, ठीक है, तो वो क्या हुई, परिक्रमण गति हुई। वैसे कि वैसे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो वो उनकी कौन सी गति है, परिक्रमण है। वो कौन सी गति है, परिक्रमण है। और यही पृथ्वी अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है, अपने अक्ष पे खड़े खड़े यहां परिक्रमा लगा दी है, उबो हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी गति हुई, ये हुई आपके परिभ्रमण गति, जिसको आप घूर्णन कहते हो ना। ये घूर्णन जो है यही है आप लोगों की परिभ्रमण गति। अब देखो, अब एक कटोरी है अपने हाथ में, समझो इस चीज को। एक कटोरी है, प्याला है, तासली है, जो भी था जी को मतलब बढ़िया लगे ना, ताड़ है, जो भी थे ले लो। अब वो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब उसको जो है एकदम से ऐसे घुमाओ तो क्या होगा कि आप जिस दिशा में वो घुमा रहे हो, पानी उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। पानी उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाता है, यही कारण है। पृथ्वी एक कटोरे के समान है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, महासागरों का जल भरा हुआ है। पृथ्वी अपने घूर्णन पे घूमती है, जैसे ही वो विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाता है, पानी विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाता है। ओके, खावे रहे हटे कि कोई ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो पानी किस दिशा में चलना लग जाएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पानी अलग अलग दिशाओं में चलता है, ये भी ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ चलने लगता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चलने लगता है। कई सारे कारण है इसके, कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है वगैरह, बहुत सारे हैं, फेरल का नियम वगैरह काम करता है। तो अभी जितना जरूरत है अपना अपन उतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, आपको ये चीज मैंने समझा दी है। एक देखो वायु दाब में भिन्नता, तो एक चीज तो ध्यान रखो कि वायु दाब में भिन्नता से क्या होगा, वायु दाब के अंदर अंतर आएगा तो क्या होगा, हवाएं चलेगी। ठीक है, हवाएं चलने लगेगी। अब ये ध्यान रखो कि उच्च वायु दाब, हवाएं किस दिशा में चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, निम्न वायु दाब की ओर। तो लहरें भी जो है या धाराएं भी जो है हवा के प्रभाव में आके इस दिशा में चलनी शुरू हो जाती है, इस दिशा में चलनी शुरू हो जाती है। तो वायु दाब का प्रभाव पड़ता है, लवणता का प्रभाव पड़ता है। लवणता का प्रभाव क्या पड़ता है कि लवणता से ये ध्यान रखें आप कि जहां पे ज्यादा लवणता होगी, जहां ज्यादा लवणता होगी वहां क्या होगा, पानी का घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। और पानी ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर चलने लग जाता है, ये भी धाराओं के चलने का एक कारण है। सारे कारण बता रहा हूं मैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव, क्या ये प्रभावित करता है, धाराओं की उत्पत्ति का कारण है, बिल्कुल है। पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पृथ्वी का ही उदाहरण लो, बाकी किसी ठाम ठीकरे में अपने बनने नहीं बार बार। ठीक है, पृथ्वी का उदाहरण लो, पानी भरा हुआ है, वाष्पीकरण होगा, वहां से क्या होगा, पानी वहां कम होगा, वर्षा होगी वहां क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा से कम की ओर चलने लगेगा। सीधे सीधे गणित है, ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो क्या, हाँ भाई ये तो प्रभावित करेगा। दूसरा देखो तापमान में अंतर,
ये भी प्रभावित करता है। तापमान में अंतर, एक तो वर्षा और वाष्पीकरण आ गया इसके अंदर, तापमान में अंतर से भी ये चीज होगी। दूसरा ये होता है कि ताप और दाब, तापमान और वायु दाब एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि बिल्कुल विपरीत चलते हैं। यानी कि क्या ध्यान रखोगे, ताप अधिक दाब कम, ये वैश्विक पवन तंत्र में भी पढ़ना है। जहां ताप अधिक होगा वहां दाब कम होगा, ठीक है। जहां दाब अधिक होगा वहां ताप कम होगा, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। जहां पे तापमान अधिक वहां पे दाब कम, यानी कि फिर क्या होगा, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलने लगती है, पानी भी उसी तरफ चलने लग जाता है। तो ये भी प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट गुरुजी। घनत्व में भिन्नता, ये मैंने बता दिया लवणता के साथ। कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल से क्या होता है, कोरियोलिस बल और फेरल का नियम, ये अपन वैश्विक पवन तंत्र में और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रखो कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो हवाएं हैं, पानी है, वो क्या होते हैं, हवाएं जो होती है वो अपनी दिशा से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। फेरल का नियम भी आएगा, कोरियोलिस बल भी आएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को। प्रचलित स्थानीय और सनातनी पवनों के कारण भी ये चीजें होती है। तो ये सारे के सारे इसकी उत्पत्ति के कारण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण आप लोगों ने समझ लिए हैं, उत्पत्ति के कारण समझ लिए तो फिर आप एक एक महासागर की धाराएं भी याद कर लोगे। फिर जो है उनसे विशेष जो प्रश्न बनते हैं वो भी याद कर लोगे। किस तरीके के प्रश्न बनते हैं धाराओं से, एक तो उत्पत्ति से संबंधित, दूसरे मोस्ट ऑफ प्रश्न बनते हैं कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा है। फिर बनते हैं कौन सी किस महासागर की जल धारा है। फिर बाद में बढ़ेंगे अलग तरह के, जैसे कौन सी धारा आगे जाके कौन से भागों में बट रही है वगैरह वगैरह, ये बनते हैं। तो जैसे भी बढ़ेंगे, जितने भी बढ़ेंगे, सारे ही पढ़ेंगे और याद करेंगे, चिंता ही मत करो टावरों, ठीक है। सारी चीजें पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लो हम। देखो ये आया अपना ट्रेडमार्क तरीका। तो ट्रेडमार्क तरीका उनके लिए है जिन्हें सीधी चीजें याद नहीं होती। और मैं पहले ही बता दूं कि यदि आपको लगता है कि मैं सीधे तरीके से याद कर सकता हूं, तो भैया सबसे पहली बात उसी की है, प्राथमिकता उसी की है। क्या हाँ, मेरे को तो सीधा याद होता है कि यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा है, यहाँ क्यूरोशिवो की धारा है, या क्यूराइल की धारा है सीधे याद हो रही है। तो बाबूजी पूछाने कोई काम नहीं है बेटा, सीधो याद करके हाँ। और सीधी याद नहीं हो रही है, कोई मेरे जैसा मंद बुद्धि बालक है या बालिका है, तो फिर ये ट्रिक काम आएगी। और ट्रिक बिल्कुल मतलब अपारदेशी बनाई है। और ये ट्रिका इंस्टाग्राम माते और आजकल घनी चल रही है, अपारी बनाई इजाद अपई करी है। क्योंकि जल्द आ रहा है, मैं 3 साल पहले पढ़ा चुका है सारी, और इंस्टाग्राम पे तो अभी चीजें वायरल होने लगी है ना। तो ये वही है ये वही ट्रिक है पूरी पूरी। क्या है, हम, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ना हम ओ क्यों क्यों शू करे, ठीक है। थोड़ी गुजराती टच है भाई, मेरे गुजराती टच आए थे, जानो सारे के सारा। हम ओ क्यों क्यों शू करे, केला पियो और आराम कर, केला पियो और आराम कर। ये डबल ए राम कर ऐसे मत पढ़ना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना। इधर ऊपर नहीं तो लाइन खींच लेना पूरी, क्या केला पी, केले का जूस पी और आराम कर। ज्यादा के 3-5 करने का काम ही कौन है। हम ओ क्यों क्यों शू करे, यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों करे। हम ओ क्यों क्यों शू करे, शू करे मतलब क्यों करे, गुजराती में कहते हैं शू करे छे, ठीक है। अपन वो ध्यान रखना, केला पियो और आराम कर, केला पियो और आराम कर। अब देखो इस हम का मतलब यहां से क्या लेना है आप लोगों को, हम्बोल्ट की धारा। क्या लोगे, हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। ये हम्बोल्ट की धारा को ही आगे जो है पेरू की धारा भी कहा जाएगा। ये सारी चीजें डिटेल में आएगी, वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये है ओया सिवो, देखो ओया सिवो या फिर आयो सिवो भी लिखा मिलेगा, आयो सिवो भी लिखा मिलेगा, आयो सिवो की धारा, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये है क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा। ये है क्यूरोसिवो, पूरा तंत्र है ये तो, ठीक है ना।
क्यूरोशिवो की धारा, यहां से इसको जो है, ये सु है ना, इसको ध्यान रखना आप, सुसीमा, सुसीमा की धारा, सुशीला मत कर देना, सुसीमा की धारा, ठीक है। हाँ, फिर यहां से ये लेना कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। ये पी जो लिखा है ना मैंने, एक्चुअली ये पेरू की धारा ही है, जो हम्बोल्ट वाली जो है ना वही है ये, तो यहां चिंता नहीं करें। फिर ये ए से लेना अल्यूशन की धारा, अल्यूशन की धारा, ठीक है। और फिर यहां पे जो है आप लोग, ये अल्यूशन की धारा आ गई। फिर यहां पे आप लोग ले लेना, चलिए ये ठीक है, यहां तक ले लो, इतना काफी है। यहां पे लिखना ट्रिक, यहां पे लिखना आप लोग ट्रिक लिख लो, ठीक है। वैसे इसलिए मैं इस ए का नहीं बता रहा, ये है ऑस्ट्रेलिया की धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। क्योंकि प्रशांत महासागर की धाराएं पड़ रहे हैं ना, तो किस तरफ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर की तरफ चली जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा आपके चली जाएगी प्रशांत महासागर की तरफ। लिखना चाहो तो लिख लेना, ये एक ए से क्या लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया की धारा है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया वो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक है। तो यहाँ लिख सको थे, नहीं भी लिखो भी की नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी आप लोगों को प्रशांत महासागर की धाराएं याद करने की बहुत सस्ती, सुंदर और टिकाऊ ट्रिक है। यही याद कर ली तो आप लोगों के कंफ्यूजन नाम की कोई बीमारी नहीं रहेगी, ठीक है। कंफ्यूजन नाम की कोई बीमारी रहनी नहीं है। लो भाई, चलो बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं में और जो डिटेल है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीजें हैं आप लोगों को आगे ले जाने वाली, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति जो है वो मैक्सिको के तट से होती है। अब ये सारी चीजें मैं मैप पे भी बताऊंगा, देखो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये मैप में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, है ना। तो ये जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सारी बताइए, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति, ये देखो ये यहाँ से हो रही है, ठीक है। फिर ये ऐसे घूम के पूरा तंत्र आएगा, अलास्का की धारा कहाँ बनेगी, कैलिफोर्निया की कहाँ बनेगी, सारी चीजें आप तो मुझे देखते जाओ, क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक है, मुझे देखते जाओ, मैं जहां जहां आप लोगों को बता रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, ध्यान से पढ़ लिया तो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति कहां से होती है बेटा, मैक्सिको के तट से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये मैक्सिको के तट से उत्पत्ति होके और इस तरफ देखो ये चल रही है, फिर बाद में आगे जाके यही क्यूरोशिवो तंत्र वगैरह ये बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ताइवान के पास दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ताइवान के पास जाके क्या करती है, ये दो शाखाओं में ये बढ़ जाती है। जब ताइवान के पास आ जाएगी तो यहाँ पे दो शाखा बढ़ जाएगी, जिसमें से एक तो क्यूरोशिवो शाखा होगी, ये क्यूरोशिवो जो पूरा तंत्र होगा, क्यूरोशिवो क्या होगा, पूरा तंत्र होगा, क्यूरोशिवो शाखा के अंदर बढ़ जाती है। और दूसरा होता है विपरीत विषुवत रेखीय धारा होती है, ठीक है। एक तो होती है क्यूरोशिवो, दूसरी होती है विपरीत विषुवत रेखीय धारा के अंदर बढ़ जाती है, यानी कि वापस जो रिटर्न आती है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है, अब ये जो क्यूरोशिवो तंत्र है, मैंने कहा ना क्यूरोशिवो पूरा तंत्र है, क्यूरोशिवो जो है वो पूरा तंत्र है। क्यूरोशिवो का मतलब होता है क्यूरो, जापानी जापान का जैसे कि ये शब्द है, तो वहां पे क्यूरो यानी कि क्यूट क्यूट बोलते ना अपन, क्यूरोशिवो भगवान जो है बच्चे के रूप में, क्यूट भगवान के रूप में माना है। इसे काली धारा भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका जल नीला होता है ना, ज्यादा नीला होता है, तो काली धारा भी यहाँ पे कह देते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखो ये ध्यान रखना है क्यूरोशिवो तंत्र। अब देखो ये जो है ये दो भागों में बढ़ता है, एक तो क्यूरोशिवो धारा कहलाता है, एक क्यूरोशिवो प्रसार कहलाता है। क्यूरोशिवो धारा ताइवान से रिक्यू द्वीप तक, जो फॉर्मोसा द्वीप है वहां तक है, और फिर ये पहले इसको समझो क्यूरोशिवो धारा को, ये दो भागों में बढ़ता है। नंबर एक सुसीमा की धारा कहलाती है, नंबर दो दूसरी शाखा क्यूरोशिवो तंत्र को आगे बढ़ाती है, ठीक है, क्यूरोशिवो तंत्र को आगे बढ़ाती है। अब क्यूरोशिवो प्रसार है वो भी दो भागों में बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर एक उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और नंबर दो प्रति क्यूरोशिवो जो हवाई द्वीप से यूएसए के पश्चिमी तट तक बहती है।
ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह फिर आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है, एक तो अल्यूशन की धारा और एक कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है, अल्यूशन की धारा आगे जाकर देखो एक शाखा बेरिंग सागर में प्रविष्ट होती है और दूसरी शाखा अलास्का की धारा बन जाती है, दूसरी शाखा अलास्का की धारा। ये जो है आप लोगों को फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ये पूरा क्यूरोशिवो तंत्र ही आगे बढ़ता है, पूरा क्यूरोशिवो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, प्रति क्यूरोशिवो धारा जो है हवाई द्वीप से अमेरिका के तट के मध्य चक्राकार प्रवाहित होती है। प्रति क्यूरोशिवो जो है वो चक्राकार प्रवाहित होती है। ठीक है, और क्यूराइल की ठंडी जल धारा को आयोशिवो के नाम से भी जानते हैं। इसे सुशीमा की धारा की उत्पत्ति होती है और कोरिया और जापान के बीच प्रवाहित होती है। क्यूराइल की जो ठंडी जल धारा है उसे आयोशिवो के नाम से, ये देखो ये जो है ये आगे बढ़ी, फिर ये देखो क्यूराइल की धारा आयोशिवो, यहाँ पे लिखा हुआ आयोशिवो, ये आयोशिवो के नाम से भी जानी जाती है। और इससे ही सुशीमा की धारा की उत्पत्ति होती है जो कोरिया और जापान के बीच प्रवाहित होती है, कोरिया और जापान के बीच प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी दो भागों में बढ़ जाता है आगे जाके। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये देखो ये लिखा हुआ उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये दो भागों में बढ़ता है। एक तो क्या कहलाती है, ये अलास्का की धारा यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, और दूसरी कैलिफोर्निया की धारा के अंदर बदल जाती है। दूसरी क्या बदल जाती है, कैलिफोर्निया की धारा। देखो एक तो अलास्का की धारा जो गर्म है और दूसरी कैलिफोर्निया की धारा जो ठंडी है, दूसरी कैलिफोर्निया की धारा जो ठंडी है। ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, आप लोगों को पूछेंगे तो यही कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, और उसकी भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब कितना भी डीप चला जाए ना एग्जामिनर, तो भी आप लोगों के दिमाग में होगा कि हाँ हमने धाराएं पढ़ रखी है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के थ्योरी भी शामिल की है, मैंने आप लोगों के मैप भी शामिल किया, मैंने आप लोगों के ट्रिक भी शामिल की है, तो सभी तरीके से अपन घेर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्यूराइल की जो धारा है या जो भी है, ये क्यूरोशिवो तंत्र है। ठीक है, क्यूराइल की धारा ही आगे जाकर क्या बन रही है, आयोशिवो की धारा बन रही है, इसी से सुशीमा की धारा भी निकल रही है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना आगे उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, वो दो भागों में बढ़ रहा है, एक तो अलास्का की धारा बन रहा है, एक कैलिफोर्निया की धारा बन रहा है। अलास्का की धारा कैसी है, गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी है प्रकृति। ठीक है, बस ये तो ध्यान रखो। बार ले स्क्रीनशॉट। अब देखो प्रशांत महासागर की धाराओं के अंदर अल नीनो और ला नीनो भी पढ़नी है आपको। अल नीनो की प्रकृति होती है गर्म और ला नीनो की होती है ठंडी। जो अपने यहाँ पे भारत के अंदर बारिश कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, ये अल नीनो और ला नीनो प्रभाव के कारण होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल नीनो और ला नीनो। देखो अल नीनो और ला नीनो धारा उपनाम क्या है, इसे विपरीत धारा के नाम से जानते हैं। पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर दूर से उत्तर पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होती है। पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अल नीनो के बारे में जानो कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये गर्म जल धारा है। और भारत में सूखे का कारण, जब भारत में अल नीनो, यहाँ पे प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो समझ लेना भारत में सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। और वहां पे ला नीनो प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो समझना कि भारत में बारिश अच्छी होने वाली है, अच्छी वृष्टि होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ला नीनो ठंडी जल धारा भारत में बारिश में सहायक है, जो मानसून को ढकेलती है और भारत में बारिश अच्छी होती है। ठीक है, अल नीनो को ईसा का बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, अल नीनो की उत्पत्ति ध्यान रखना कि दिसंबर माह में होती है। अल नीनो की उत्पत्ति दिसंबर माह में होती है, इसलिए इसे ईसा का बच्चा या यीशु का बच्चा भी कहते हैं। और लगभग हर 3-4 साल में अल नीनो पैदा होती है, हर 3-4 साल में होती है, यानी कि हर 3-4 साल में लगभग भारत के अंदर सूखे जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। मार्च में पूर्वी द्वीप समूह के पास पहुंचने पर इसे कैल्विन की धारा के नाम से जाना जाता है। मार्च तक ये कब हो जाती है, पूर्वी द्वीप समूह में, वहां पे इसे कैल्विन की धारा के नाम से जानते हैं। और एक चीज आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी जिसे कहा जाता है समुद्र का बुखार। इस अल नीनो, ये कैसी प्रकृति है इसकी, गर्म है। अल नीनो धारा केड़ी है टाबरो, गर्म है। अब किन ताव आवे, ताव हम जो बुखार, तो बुखार में क्या लगे, गर्म लगे शरीर। अल नीनो के कारण समुद्र का जो तापमान है वो 14 डिग्री बढ़ जाता है, और इस 14 डिग्री बढ़े हुए तापमान के कारण जो प्रभाव देखने को मिलता है उसको कहा जाता है कि समुद्र का बुखार। यानी कि बुखार सिर्फ आपको और मुझे नहीं आता, समुद्र को भी आता है। अल नीनो पैदा होना चाहिए बस,
तो ये ध्यान रखना, इसे इस अल नीनो के प्रभाव स्वरूप समुद्री सतह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, समुद्र का बुखार। और अल नीनो का प्रबल होना पेरू के तट पर अतिवृष्टि का कारण है। पेरू के तट पे तो अतिवृष्टि होगी, लेकिन अल नीनो प्रबल हो गया तो भारत में सूखा पड़ेगा। ला नीनो प्रबल हुआ है तो भारत के अंदर भाई साहब जम बारिश हुई। ठीक है, ये है अल नीनो और ला नीनो। समझ लो इसको बढ़िया तरीके से, नोट करो, याद करना। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं भैया आगे, अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है। अब ये भी, इसकी भी ट्रिक याद करो, और ट्रिक याद नहीं करो तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, समूह पहला क्या आयो, ब्राजील, तो बस ब्राजील की धारा सबसे पहले तो है क्या, पहले ट्रिक याद कैसे करनी है, देखो ब्राजील की आंटी एफबी पर कहीं गपलो ना कर ले, याद तो उज्जैन, मतलब गलत वे में नहीं ले जाना अपने को, सिर्फ याद करना है ब्राजील की आंटी एफबी पर कहीं गपलो ना कर ले। ठीक है, कि कोई गपलो नहीं करे वो ध्यान रखना है, ब्राजील की आंटी। ठीक है, तो ब्राजील की धारा सबसे पहले है, मस्त ट्रिक है, याद हो जाएगी अच्छे से। आंटी से क्या ध्यान रखोगे, एंटीलीज की धारा, क्या ध्यान रखोगे, एंटीलीज की धारा। एफ यानी कि फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। बी यानी बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम में बहती है ये। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखोगे, यहां से गल्फ स्ट्रीम, सबसे मुख्य गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये यहां से लॉ जो लिखा हुआ है इससे ध्यान रखना, लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा। देखो गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे गर्म जलधारा है और लेब्राडोर विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। दोनों का मिलन होता है, सबसे गर्म प्रकृति, सबसे ठंडी प्रकृति, दोनों का मिलन होता है और मिलन पे खतरनाक जबरदस्त कोहरा बनता है, वहां पूरा धुआं धुआं हो जाता है, कोहरा बनता है। और ऐसी जहां स्थिति होती है जहां गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, वहां एक प्लैंकटन तरह की घास उगती है जो मछलियों को बहुत प्रिय होती है, तो वहां पे मछलियां भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मछली बैंक बहुत ज्यादा होते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यहां से ध्यान रखो, ये होती है नॉर्वे की धारा या नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वे की धारा। ये है आपके कनारे की धारा, कनारी की धारा। ठीक है, ये है रेनेल की धारा, रेनेल या रेनले, रेनेल की धारा। ठीक है, इस तरीके से देखो मोस्ट चीजें याद हो जाएगी ना, फिर आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपके उत्तर निकल जाएगा। ब्राजील की आंटी एफ पर कहीं गपलो लगे, गुरु जी बढ़िया तरीका है, एकदम आसानी हो याद हो जाए, बस आसानी हो याद ही तो करनी है। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। देखो अब अटलांटिक महासागर की धाराओं को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। देखो ये इधर जो आ गई, जैसे अलास्का, कैलिफोर्निया वगैरह, ये अपन ने पढ़ ली है, ये प्रशांत महासागर में जाती है। जो पेरू की धारा की बात हो रही थी ना, ये देखो पेरू की धारा जो अल नीनो ला नीनो प्रभाव, ये दक्षिण अमेरिका के कहां पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पेरू के तट के पास, ये वो है पेरू के तट के पास अल नीनो ला नीनो प्रभाव यहां से उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से उत्पन्न होते हैं। अब इसके इस तरफ चल देंगे तो इस तरफ चल देंगे तो क्या है, अपने एशिया ऑस्ट्रेलिया है ना इस तरफ, तो इसीलिए तो ये अपने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होने वाली उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा दक्षिण अमेरिका के पास 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। 0 से 10 डिग्री तक जो उत्पन्न होती है, कौन सी, उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। ठीक है, उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, यहां पे लिखा हुआ है नॉर्थ इक्वेटोरियल। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये 2 भागों में बढ़ती है, एक तो एंटीलीज की धारा, एक कैरिबियन सागर की धारा। एक तो एंटीलीज की धारा, एक कैरिबियन सागर की। ये जो कैरिबियन सागर है ये आप लोगों को महाद्वीप में पड़ा है। चलिए एक और नक्शा बताता हूं यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे अपन जब गल्फ स्ट्रीम पढ़ेंगे वहां पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यहाँ पे ये धारा चल रही है, एंटीलीज की धारा है, ये कैरेबियन की धारा है।
ये एंटीलीज की धारा, ये कैरेबियन की। ये देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट लिखा हुआ है, यही चीज पढ़ रहे हैं अपन कि उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है, ये उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है, ये आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो कैरेबियन की धारा है और एक एंटीलीज की धारा है। बस आप वही तो बताना चाहूंगा मैं था। देखो सब तरीके के नक्शे लिए हैं, चिंता कोई भी नहीं करेगा, और जो चिंता करेगा समझ लेना चिंता चिता समान है। यहां पढ़ रहे हो तो चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें समझाऊंगा। देखो एंटीलीज की धारा और कैरेबियन की धारा समझ में आ गई चीज। अब देखो दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, साउथ साउथ, नीचे नीचे, ठीक है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा को गिनी की धारा के नाम से भी जानते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय जो धारा है उसको गिनी के धारा के रूप में भी जानते हैं, जो गिनी के तट के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पे इतना गिनी विनी से नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे और गल्फ स्ट्रीम से पूछते हैं, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर वगैरह ये पूछते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो अभी और तबीयत से पढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि सर ये क्या है, विपरीत विषुवत रेखीय धारा क्या है वगैरह, तो देखो जैसे कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है, विषुवत रेखीय जलधारा है, अब ये किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में। विपरीत कह रहे हैं यानी कि ये वापस इस दिशा में जब आ जाए तो ये क्या है, ये देखो काउंटर लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल काउंटर, तो यानी कि ये विपरीत चलने लगे तो फिर वो होती है प्रति विषुवत रेखीय हो जाती है, या फिर विपरीत बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी कि उल्टी दिशा। धाराओं का यदि एक चक्कर पूरा हो जाए ना तो उसको बोलते हैं गायर या गियर बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना कि वो चक्कर ही काट रही, जैसे सारगेसो सागर के वहां पे क्या काटती, चक्कर काटती, तो वहां पे गियर या गायर बोलते हैं उस चीज को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपने पढ़ते हैं सबसे मुख्य, भैया गल्फ स्ट्रीम है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो कि इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो मैप देख रहे हो तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो लाल लाल दिख रही है आप लोगों को वो तो है गर्म प्रकृति की, और जो ये ब्लू ब्लू दिख रही है वो है ठंडी प्रकृति की, और किसी भी मैप में यही सिग्नल दिया होता है, ठीक है। लाल यानी कि गर्म है, ब्लू यानी कि ठंडो है, ठीक है। चलिए ये है अटलांटिक महासागर की मुख्य जलधारा, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। इसकी प्रकृति देखो, इसकी चौड़ाई, जो इसकी प्रकृति तो गर्म है, इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर, गहराई 16 किलोमीटर, प्रवाह वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और आयतन 100 मिसिसिपी नदियों के पानी जितना इसका आयतन है, कि 100 मिसिसिपी नदियां इसके अंदर आ सकती है, इतनी ये इसका आयतन है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम एक धारा न होकर कई धाराओं का सामूहिक रूप है, इसमें फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह शामिल है, कि एक ही नहीं है ये, इसके अंदर भाई बहुत सारी धाराएं हैं। अब देखो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट लिखा हुआ है ना, ये आगे गई, ठीक है, अपने यहाँ पे ये जाके दो भागों में बटी, बताया आपको, एंटीलीज की धारा और कैरिबियन। अब देखो ये जैसे ही आगे जाती है तो ये गल्फ स्ट्रीम है, इसके अंदर क्या बताया कि फ्लोरिडा की धारा, ये देखो ये फ्लोरिडा, फिर ये गल्फ स्ट्रीम आ गई इसके अंदर, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी शामिल है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये शामिल है, फिर ये आगे जाके वापस अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, फिर ये आगे जाके जो है अलग अलग भागों में बढ़ती है, जिसमें से इर्मिंगर की धारा, आपके नॉर्वेजियन धारा, कनारी की धारा, ये सारी इसमें से निकलती है, फिर किसमें से, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे जाकर अलग अलग भागों में बढ़ती है। अब देखो ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, यहां से ऊपर से आ रही है, यहाँ ग्रीनलैंड के यहाँ पश्चिम में देखोगे आप तो यहां से आती है लेब्राडोर की धारा, यहां से कौन सी आती है, लेब्राडोर, और ये जो है यहाँ पे इस जगह पे गल्फ स्ट्रीम और इनका जो है मिलन हो जाता है, और ये जो मिलन होता है यहाँ पे घने कोहरे वाली स्थिति हो जाती है, और यहाँ पे जो है ग्रैंड मछली बैंक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मछली बैंक, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड बैंक पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलन पर घना कोहरा उत्पन्न होता है और इस पे ग्रैंड बैंक पाया जाता है, यानी कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, ग्रैंड बैंक किसका है, अरे भैया ये मछली बैंक है, ये पैसों का बैंक नहीं है, ये मछली बैंक है, यहाँ पे मछलियां बहुत जबरदस्त तरीके से पाई जाती है। और रूस का मरमांस्क बंदरगाह जो है वो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर खुला रहता है, क्योंकि ये क्या है, गर्म है। रूस कैसी प्रकृति का देश है, ठंडी प्रकृति का, बर्फ ज्यादा होती है वहां, ये गर्म है भैया, बर्फ जमने नहीं देता, तो वो बंदरगाह खुला ही रहता है, ये धारा गर्म है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात हो रही है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है ना, तो रशिया का मरमांस्क बंदरगाह जो है वो हमेशा ही खुला रहता है, इसके कारण वर्ष भर खुला रहता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति गर्म है। समझ में आएगी, गल्फ स्ट्रीम धारा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। देखो कितना शानदार नक्शा आप लोगों के लिए यहाँ पे शामिल किया है,
और ये नक्शे कहाँ मिलेंगे गुरुजी? ये पीडीएफ आप लोगों को सबको दी जा रही है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, गौरव ज्ञान धारा वो ऊपर लिखा हुआ, और वेबसाइट पे भी दी जा रही है ggdhub.com। ठीक है भैया, सुविधा हमने पूरी कर रखी है। ये बात अलग है कि आजकल पढ़ने वाले बच्चों में उदासीनता है। क्या करते हैं पढ़ने वाले बच्चे, क्या चाहते हैं? मेहनत कोई नहीं करना चाहता, शॉर्टकट सभी चाहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम कम पढ़े और सिलेक्शन मिल जाए, या फिर पढ़े हमारी जगह कोई दूसरा और मौज हम करें, राज हम करें। या नहीं बेटा ब्रो, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं भी देख लो। तो देखो मेहनत आप लोग कई ये चाहते हैं कि महीना पर लास्ट में पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में वही जो है छाती कूटे भी करते हैं, कह रहे हैं हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, हमने इतनी पढ़ी उतनी पढ़ी। यदि वो ईमानदारी से खुद से पूछे ना कि क्या हमने वास्तव में साल भर जैसी पढ़ाई करनी चाहिए वैसी की है, क्या हम इधर उधर थोड़े से क्या है डिस्टर्ब हो गए थे, बाद में छाती कुटा देखो घनी करी खूब करी। लेकिन हकीकत बात यह है, मैं जानता हूं कि आप में से देखो अपन ने क्लास शुरू की, अभी ये लक्ष्य वेदी बैच को ज्यादा क्लासें नहीं हुई है, 20 क्लास हुई है लक्ष्य वेदी की। पहली क्लास लक्ष्य वेदी बैच की जो है वो 2 लाख बच्चों ने देखी, 1.5 से 2 लाख बच्चों ने। यानी कि पढ़ना सभी चाहते थे, सारे के सारे पढ़ने वाले ही देखते हैं अपने, फालतू कोई विजिटर ऐसे तो आता ही नहीं कि आज तो चलो भाई मैं तो मंदिर जाता ही देख ली, कोई डोकरा देख ली या कोई अड़द बात है नहीं, पढ़ने वाले देखे। अब वो 1.5-2 लाख तो मतलब निश्चित रूप से पढ़ने वाले थे, उनमें से भी देखो आलस कर गए। अब जो है रेगुलर कितने बच्चे देख रहे हैं? रेगुलर इन क्लासों को 20-25 हजार बच्चे देख रहे हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि सबकी भावनाएं क्या है। हम कम मेहनत करें, लास्ट में मैराथन आएगी वो देखें और सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा। भरोसे मत रहना, अब चीजें बदल चुकी है। अब आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कि आप उदासीन रह जाओ और क्या हाँ सिलेक्शन भी हो जाए, नहीं होगा। मैं तो खारो बोलूं पर सच बोलूं, ठीक है। और चीज लियो, ये तो समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ ताकि एनोटेट की हुई नहीं होगी तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये चीज दिखेगी, क्योंकि बहुत प्यारा नक्शा है ये, बहुत अच्छा, सब चीजें इसमें बहुत क्लियरली पता चल रही है। देखो अब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात करते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कही हटा ब्रो, बताओ देखिए। राजेंद्र खड़ा हो, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कौन सा बता? जो राजेंद्र हुई ना मोडर, अरे यार इनको कैसे पता चला कि मैंने ध्यान नहीं दिया? हाँ मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो खड़ा कर देता, हकीकत बता रहा हूँ। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह सीधा बताना, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये है। अब इसको ध्यान में रखना। अब ये आगे जाके देखो ये इर्मिंगर की धारा बनेगा, ये नॉर्वेजियन धारा बनेगा, ऊपर कनारी नहीं, यहाँ पे ये तो आपके आज कनारी की धारा बनेगा, ये नीचे यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आप, ठीक है। अब यही देखो, ये आगे जाकर कई भागों में विभक्त हो रही है, जिसमें से देखो नंबर 1 नॉर्वे की धारा, नॉर्वे तट के पास, ठीक है। नॉर्वे की धारा यहाँ पे ये नॉर्वेजियन लिखा हुआ है ना, ये नॉर्वेजियन नॉर्वे तट के पास में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। इर्मिंगर की धारा आइसलैंड के दक्षिण में। अब यहाँ पे भी आ जाओगे आप तो ये देखो ये आइसलैंड है ये वाला, और इर्मिंगर की धारा ये रही, ग्रीनलैंड के दक्षिण में भी कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो। ये नॉर्वेजियन धारा नॉर्वे के पास में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रेनले की धारा, ये ब्रिटेन के किनारे बिस्के की खाड़ी तक, ये ब्रिटेन के किनारे बिस्के की खाड़ी तक जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ब्रिटेन के किनारे बिस्के की खाड़ी तक, यहाँ पे ये बिस्के की खाड़ी तक, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। कौन सी है? रेनले की धारा। और कनारी की धारा स्पेन तट से मुड़कर उत्तर पश्चिम अफ्रीका तट के सहारे, यहाँ पे ये देखो ये कनारी की धारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तट के सहारे, ये ठंडी है कनारी की धारा, ठीक है ना। ये यहां से तो ये क्या करती है, स्पेन तट से मुड़कर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तट के सहारे सहारे चलती है। फिर आगे जाके आप लोगों के आएगी फॉकलैंड की धारा। तो ये 4 भाग किसके हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के ही 4 भाग है। फिर फॉकलैंड की धारा, इसमें ध्यान रखना है अंटार्कटिक महासागर से उत्पन्न होकर दक्षिणी अमेरिका के कैप हॉर्न से टकराते हुए अर्जेंटीना तक चली जाती है। क्या ध्यान रखोगे? अंटार्कटिक महासागर से उत्पन्न हो गए दक्षिणी अमेरिका के कैप हॉर्न बताया था ना दक्षिणी अमेरिका का, तो वो ध्यान रखना है। कैप हॉर्न से टकराते हुए अर्जेंटीना तक ये चली जाती है। और विश्व की सबसे ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर की जलधारा। सबसे ठंडी कौन सी है? लेब्राडोर। ये लेब्राडोर की जलधारा ही आप लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखी है, सबने देखी हुई है। टाइटैनिक 2 भागों में बट गया था, किस कारण बटा था? टाइटैनिक जहाज में कोई मतलब ऐसी वो कमी नहीं थी कि हाँ भाई ये तो डूबने वाला ही था, हादसा हुआ था। हादसा कैसे हुआ
ये लेब्राडोर की जो जलधारा है, इसने बड़ा ग्लेशियर, चट्टान बर्फ की पिघला के लेके आ गई, और वो टकराई कहाँ, बीच टाइटेनिक के बीच में एकदम, और दो टुकड़ों में बट गया। दो टुकड़ों में बटने से पानी भरता गया, और फिर और देखो आप लोगों ने टाइटेनिक में देखा होगा कि वो बर्फ में बदल गए लोग सारे। क्यों बदले? क्योंकि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है ये। कौन सी? लेब्राडोर, सबसे ठंडी जलधारा है, तो बर्फ में बदलना है। विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है, इसलिए बर्फ में बदल गए थे। ये लेब्राडोर जलधारा के कारण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अब आती है भाई अपने हिंद महासागर की। हिंद महासागर की ज्यादा नहीं है, हिंद महासागर में ज्यादा आप लोगों के लोड नहीं है। लोड था जो प्रशांत महासागर, और सबसे ज्यादा खतरनाक थी वो अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता दी। क्या करना है अटलांटिक महासागर में? क्या है, गल्फ स्ट्रीम तंत्र समझ लिया, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तंत्र समझ लिया, बस हो गई क्लियर। तो अब फिर क्या ध्यान रखना है? फिर हिंदी के मैडम के मोजे ध्यान रखने हैं। क्या? कि हिंदी के मैडम के मोजे ऑस्ट्रेलिया के मानसून में भीगे। तो मैं क्या करा, अरे भीगे तो भीगे, तो अपने को याद करनी है हिंदी की मैडम के मोजे ऑस्ट्रेलिया के मानसून में भीगे। ठीक है, तो क्या है? हिंदी यानी कि हिंद महासागर। कौन सी जलधाराएं पढ़ रहे हैं? हिंद महासागर की। मैडम यानी कि मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप पड़ा था ना अफ्रीका के पास, मेडागास्कर की धारा। मोजे मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा। ऑस्ट्रेलिया, तो अब यहां पे देखो कौन सी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी धारा आएगी? हिंद महासागर की बात हो रही है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आएगा। कौन सा ऑस्ट्रेलिया आएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ठीक है, और ये है पूर्वी मानसून की धारा। एक इसके अलावा और ध्यान रखेंगे आप, अंगुलहास की धारा। अंगुलहास की धारा भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हिंद महासागर की धाराओं की ट्रिक। डायरेक्ट याद हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं हम। देखो हिंद महासागर में विपरीत विषुवत रेखीय जो धारा है वो शीत ऋतु में जंजीबार द्वीप के, जंजीबार द्वीप कौन सा है? वो लौंग के उत्पादन वाला बताया था ना, वो जंजीबार द्वीप से शुरू होकर सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप के मध्य 2 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीपों के मध्य मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक चैनल भी कहाँ है? अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप के बीच में। ये यहाँ पे, ये मेडागास्कर द्वीप है, ये अफ्रीका है, इनके बीच में जो है मोजाम्बिक धारा प्रवाहित होती है। और आप लोगों को क्या दिखेगा कि गुरुजी यहाँ तो अंगुलास लिखा हुआ है। ये मोजाम्बिक जलधारा जो है, अब देखो यही चीज आगे, मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर, 30 डिग्री अक्षांश पर मेडागास्कर की धारा के मिलन से अंगुलास धारा का निर्माण होता है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धाराएं दोनों जब मिल जाती है आपस में, यहाँ पे पढ़ी अपन ने मेडागास्कर की धारा पढ़ी ऊपर, ये मोजाम्बिक धारा पढ़ी, और इन दोनों का जो मिलन होता है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक धाराओं का जो मिलन होता है, उससे अंगुलहास की धारा बनती है। ठीक है, तो फिर ध्यान रखना ये अंगुलहास की धारा बनती है, इसलिए मैंने आपको अंगुलहास लिखवाया वहां पे ट्रिक में, क्योंकि मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धारा के मिलन से फिर किस धारा का निर्माण होता है? अंगुलहास की धारा का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और यहाँ पे देखो ये है हिंद महासागर की धाराएं, ये यहाँ पे प्रशांत वाली है, क्यूरोशिवो वगैरह, यहाँ पे आप लोगों के अटलांटिक वाली, और बीच में जो है ये सारी सारी आपके कौन सी है? हिंद महासागर की धाराएं हैं। हिंद महासागर में ज्यादा नहीं है कुछ, बस इतना ध्यान रख लोगे तो काफी है आप लोगों के। ठीक है, तो ये हिंद महासागर की धाराएं हैं, इनको भी आप लोग बढ़िया तरीके से नोट करें एक बार। चले आगे। अब देखो, अब ये मैप मैंने किस लिए लिए हैं? ये तो अपन ने थ्योरी भी पढ़ी, मैप भी पढ़ा साथ साथ में। अब ये लिए हैं कि एक साथ आप लोग देख सकें
इसमें ये ध्यान रखना कि जो लाल कलर में है वो तो है प्रकृति उनकी गर्म, और जो है आप लोगों के नीले कलर में, ठीक है, नीली है वो कैसी है, ठंडी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, तो मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। जैसे कि ये देखोगे गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह है, ऊपर ग्रीनलैंड है, इधर आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्वेजियन धारा है, ये कनारी की धारा है, ये यहाँ पे आपके बेंगुला की धारा है, ये यहाँ देखोगे तो पेरू की धारा है, ये फिर ये यहाँ जाओ अंगुलहास की धारा है, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, ठीक है, तो यह सोमालियन करंट है यहाँ पे, ये सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है। ये यहाँ पे ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आ गया, देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन आ गया, क्यूरोशिवो आयोशिवो। तो अब तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। अब इस नक्शे को देखोगे ना तब लगेगा कि अरे वाह ये तो हमें आता है। और देखो नक्शे भी और शामिल किए मैंने, के जना मेरे जना मिल जाए आटा को गुरुजी मान तो के इंग्लिश में पढ़न नहीं आवे कौन, ले बेटा हिंदी, ठीक है, ले बेटा हिंदी, ये हिंदी में तो पढ़ लोगे कि ये बेंगुला है, ये अंगुलहास है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, ये यहाँ ब्राजीलियन धारा है, ये फॉकलैंड की धारा, ये हम्बोल्ट की धारा जिसे पेरू धारा भी कहते हैं, ये कैलिफोर्निया की धारा, ये यहाँ अलास्का की धारा, यहाँ गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे लेब्राडोर, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहीं पे आगे नॉर्वेजियन धारा आएगी, ये यहाँ पे कनारी की धारा आ गई है। बताओ और क्या आसान हो ही रहे, यूं आसान नहीं है, ठीक है। ये क्यूरोशिवो की धारा, आयुशिवो की धारा, यहीं पे ओकोटस की धारा भी है इधर, ठीक है। लो और लो ये नक्शा, और ये नक्शा, और चार तो फुल नक्शे ही शामिल किए मैंने, चार तो फुल नक्शे ही शामिल है। और इसके अलावा अब देखो, अब आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया ट्रिक देता हूं कि मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ठंडी जलधाराओं की ट्रिक है, उसके अलावा जो भी मिले वो गर्म जलधारा है। ठंडी की याद करो, गर्म याद नहीं करनी, ठंडी की याद कर लो, उसके अलावा जो भी मिलेगी वो गर्म जलधारा है, बस खेल खत्म। और इतनी शानदार ट्रिक है, किसकी बता रहा हूं, ठंडी जलधारा है, बढ़िया ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, बहुत शानदार। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, कि गुरुजी पूरा तो यहां लिखियो और थे फेंक ने एफ ए के क्यों लिखियो, वो भी बताओ आप, वो भी बताओ क्यों लिखियो। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारा जन्म हुआ है उसके पीछे कुछ कारण है, हमारी मृत्यु होगी उसके पीछे कुछ कारण है, आपका एग्जाम हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा उसके पीछे भी कुछ कारण है। सभी चीजें जो है वो किसी न किसी कारण के मोहताज है, सारी चीजें किसी न किसी कारण से होती है। देखो समूह पहला हमबोल्ट, कौन सी, थोड़ी क्या ना पेन की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, इतनी पतली मेरू लिखे जगह। हमबोल्ट की धारा, ठीक है, फिर इसको छोड़ देना, ग्रीनलैंड की धारा। अब ग्रीनलैंड की धारा ठंडी ही होगी। बेंगुला की धारा, बगुला यानी क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा, ओखोटस्क की धारा, अंगुलास मत कर लेना, और कनारी की धारा। बस इनके अलावा एक नोट लिखो, नोट
इनके अतिरिक्त सभी जल धाराएं गर्म प्रकृति की है। अधिकांश, 99%, 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन 99% आप इनके अलावा देखोगे तो वो सारी की सारी आपको गर्म प्रकृति की मिलेगी, और ये जो है आपको ठंडी प्रकृति की मिलने वाली है। ये सारी ठंडी प्रकृति की है, ठीक है। तो ये होगी भैया आपके शानदार जानदार क्लास, ठीक है। 50 मिनट में तो मैंने आपको तीनों महासागर की धाराएं पढ़ा दी है, बता दी है, याद करवा दी है। अब ये 50 मिनट मुझे लगे हैं, आप लोगों को लगेगा 50 मिनट में हो गया, आप लोगों को कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे इन्हें समझने में, इन्हें याद करने में। 3-4 घंटे भी मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी लग सकते हैं इन्हें समझने में, इन्हें याद करने में। और यदि कोई एक एक शब्द लिखने बैठेगा 6 घंटे हमेशा। आप लोगों के लिए कितना आसान लग रहा है कि 50 मिनट ही है फटाफट, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगती है वो भी काउंट होती है। जो आप खुद करने बैठोगे तो कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसी याद होगी। फिर आप मैप जरूर देखना, ये मैप जरूर देखना, इन मैप को देखो। मैप सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं भी देता पीडीएफ तो भी चलता है, क्या कोई पैसा थोड़ी लिया है, लेकिन फिर भी देवा, जो चीज पैसों में भी नहीं मिल पाती वो निःशुल्क देने में और भी मजा है। तो फिर यही चीजें हैं, इतनी तरीके के मैप आप लोगों के पास आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। मैंने कहा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत तबीयत से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा रहा हूं यदि कोई सब्जेक्ट तभी तक ही उसके अंदर मतलब वहां पे है कि हाँ वो नहीं पढ़ा है। राजस्थान जीके देख लो, अभी तक जितना पढ़ाया आपको बहुत तबीयत से पढ़ाया। ये विश्व भारत पहले भी अच्छा पढ़ाया था, लेकिन पहले से अब वाली क्लास, यदि पहले वाली भी कोई क्लास से देखे बच्चे और अब वाली देख रहे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे पहले के मुकाबले अब 3 गुना मेहनत हो रही है। पहले मैंने मैप में नहीं बताई थी सारी चीजें, सिर्फ ट्रिक बताई थी कि इस महासागर की ये याद कर लो, इतनी 20 मिनट में पढ़ाई थी पहले ये जलधाराएं, और अब 50 मिनट में पढ़ाई, 3 गुना मेहनत है, ठीक है। तो इस मेहनत को जाया नहीं जाने देनी है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपना खुद का भी नाम रोशन करना है, और भविष्य का जुगाड़ करना है। सबसे बड़ी बात, नहीं बचे ठोकरा खानी पड़ी। चलिए, तो आज की इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।